माननीय बाबू सिंह जी राठौड़। सभापति महोदय, आपने मुझे बजट पे बोलने के लिए समय दिया, इसके लिए मैं आपका हृदय से आभारी हूं। धन्यवाद। यह बजट सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय है। पिछली गत कांग्रेस की सरकार ने राजस्थान को गर्त में डुबो दिया और कर्जा तो विरासत में देके गए। इसलिए मैं कहना चाहूँगा, कश्ती चलाने वालों ने जब हार कर दी पतवार, हमें लहर लहर तूफान मिले और मौज मौज मझधार हमें फिर भी दिखाया है हमने, और फिर ये दिखा देंगे सबको। इन हालातों में आता है दरिया करना पार हमें। आपने सुना ही नहीं रफीक साहब आते हैं इधर इधर। आपने सुना ही नहीं, आपके काम की बात आई थी, एक आपके काम की बात आई थी, आपने सुनी नहीं। आपके शेर का जवाब दिया था। सभापति महोदय, भारत की आत्मा गांव में निवास करती है। आज़ादी के 77 साल बाद भी आज भी गांव में पानी, बिजली, सड़क, चिकित्सा, शिक्षा जैसी बुनियादी सुविधाओं से ग्रामीण इलाके वंचित है। पिछली गत कांग्रेस सरकार ने आनन फानन में और पाओ खूब सारी घोषणाओं का अंबार लगाया, और उन घोषणाओं में किसी ने आके बोला कि आप मेरे तहसील कर दो कि चुनाव जीत जाऊंगा। किसी विधायक ने बोला जिला कर दो तो जीत जाऊंगा, मेरे पीएससी कर दो, सीएससी कर दो। बजटीय प्रावधान था नहीं, वित्तीय प्रावधान था नहीं, मानव संसाधन थे नहीं, पदों का सर्जन था नहीं। आओ और एक लेटर बना के ले जाओ और इलाके में बता दो। एक बार मेरे तेना गांव में सीएससी की मांग करी गांव के लोगों ने, तो वहां के एमएलए साहब ने कहा कि ऐसा अस्पताल बनाएंगे कि सड़क के बाहर खड़े होकर अस्पताल को देखोगे तो मरीज ठीक हो जाएगा। ऐसे अस्पताल बनाए। हाँ, ऐसा ही बना हुआ वहां पे। आपका कोई बीमार हो तो भेज देना। तो सभापति महोदय, जिले बनाए, तहसील बनाई, उप तहसील बनाई, पीएससी बनाए, सीएससी बनाए, लेकिन मेरा ये कहना है कि घोषणाएं चाहे ये सरकार करे चाहे हमारी सरकार करे, लेकिन वहां पर जनता को राहत मिलनी चाहिए। अब जो जिले बनाए राजनीतिक लाभ के लिए, जहां राजनीतिक लाभ होता है वहां जनता समझती है, और चुनाव के समय में कोई घोषणा करे तो लोगों को लगता है कि हमें प्रलोभन देने के लिए लोक लुभावनी घोषणा है। लेकिन जब पहले वर्ष में घोषणाएं की जाती है तो वो सरकार का दर्पण होता है, और 5 साल का विजन होता है कि ये सरकार 5 साल में जनता के भरोसे और विश्वास पर खरी उतरेगी। और ये बजट सर्वजन हिताय है, सर्वजन सुखाय है, और जिस प्रकार का बजट आया है सभी वर्गों का समावेश है, सभी क्षेत्रों का समावेश है, और सब जगह बुरी बुरी प्रशंसा इसकी हो रही है। जिलों में जीते, दूसरी घोषणाओं में जीते। मैं तो सभापति महोदय कहना चाहूँगा कि जैसे पीएससी अस्पताल बनाया तो वहाँ न तो डॉक्टर है न स्टाफ है। जो पहले हमारे पीएससी थे उसमें से डेपोटेशन कर दिया, वो भी नहीं आ रहे। आज वो सारे अस्पताल बंद पड़े हैं। तो जनता को इसका क्या लाभ मिला? आज हमारे जो बजट आया है, इस बजट में आदरणीय वित्त मंत्री महोदय ने 4 लाख नई भर्तियां करेंगे, 12 लाख युवाओं को कौशल विकास के माध्यम से रोजगार देंगे, और इस बार भर्तियां बढ़ाकर इस साल में 1 लाख भर्तियां करेंगे, जिससे पदों का सृजन होगा। और ये जो घोषणाएं होगी उन घोषणाओं में सब जगह इस प्रकार के मानव संसाधन स्थापित होंगे। मैं कह सकता हूं कि गांव में जैसे सबसे बड़ी कोई समस्या थी पिछले 5 सालों में, तो पानी और बिजली को लेकर समस्याएं आई, और पेयजल के लिए हमारे विश्व के सबसे बड़ा नेता और यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने ये घोषणा करी थी कि 2024 तक प्रत्येक घर में नल लगेगा, नल से जल आएगा, जल जीवन मिशन अभियान का शुरुआत तो करी, लेकिन कांग्रेस राज में आनन फानन में योजनाएं बनाई गई। गांव में विलेज प्लान बनाया,
OTMP की स्कीम बनाई, सतही जल की योजना नहीं बनाई। अब उस OTMP की स्कीम के अंदर प्रत्येक ढाणी, जो हमारे पश्चिम राजस्थान में ढाणियाँ दूर दूर है, एक ढाणी को जोड़ने के लिए 35,000 का बजट लिया। अब जितने हाउस होल्ड थे, ढाणियाँ थी, 35,000 के हिसाब से वहाँ गांव का बजट निर्धारित कर दिया। अब उस बजट में उस जलाशय बन गया, पंपिंग स्टेशन बन गया, 4 दीवारी बन गई, सीडीआर बूस्टर बन गया। और जैसे ही बजट कम पड़ा तो पाइपलाइन का बजट था वो 70% बजट कम कर दिया। पाइपलाइन के लिए 30% बजट बचा। अब 30% जब बजट बचा तो हमारी 70% ढाणियाँ पेयजल से जोड़ने से वंचित रही और सतही जल की योजना थी नहीं। इसलिए आज मैं कह सकता हूँ कि अभी हमारे भजनलाल जी सरकार ने घोषणा करी है कि 15,000 करोड़ का व्यय करके 25 लाख घरों में नल से जल पहुंचाया जाएगा। वास्तव में सभापति महोदय, ये बात सही है कि हम प्रत्येक घर में पानी पहुंचाएं, ये हमारी सरकारों की जिम्मेदारी है और जनता का अधिकार है, ह्यूमन राइट। तो इसमें विस्तृत सर्वे होना चाहिए और DPR बननी चाहिए, प्रत्येक घर में पानी कैसे जाए। तो मेरी सरकार से मांग है कि सभी विधानसभा में जो ढाणियाँ वंचित रह गई, घर वंचित रह गए, उन सबका विस्तृत सर्वे होना चाहिए, DPR तैयार होनी चाहिए। DPR के आधार पर स्वीकृतियाँ निकल करके जो हमारे मोदी साहब ने 2 साल का समय बढ़ाया, उस 2 साल के अंदर अंदर प्रत्येक घर में पानी पहुँचे। क्योंकि सरकार को 27,000 करोड़ रुपये मिले और 27,000 करोड़ में ऐसी स्थिति कर दी कि जहाँ पर कार्य आदेश हुआ था और जहाँ पेयजल का काम होना था उस जगह पर मेटेरियल पहुँचा नहीं, सामग्री पहुँची नहीं और 80% पैसा पहले उठा लिया। अब धन का दुरुपयोग हुआ और जल जीवन मिशन के अंदर सिर्फ भ्रष्टाचार हुआ। अब ये तो धर्म का काम है। अब धर्म के काम में भ्रष्टाचार हो तो बाढ़ ही खेत को खाए, रक्षक ही भक्षक बन जाएगा, तो पीछे क्या रहेगा। ये पानी की भयंकर समस्या थी। आज मैं कह सकता हूं कि पानी में भी आप भेदभाव कर रहे हैं। पहले जनता जल योजनाएं ग्राम पंचायतें देखा करती थी। पिछली सरकार में PNGD विभाग को वो स्थानांतरण हुई। जब वो जनता जल योजना PNGD को स्थानांतरण हुई तो उसमें भी जहां पर जो नलकूप का संचालन कर रहा था और पता किया कि ये BJP को वोट देता है, BJP का है, इसलिए ऐसे हमारे विधानसभा में भी 200 नलकूपों पर BJP का ठप्पा लगा करके उनको जल जीवन, इस जनता जल योजना को PNGD में ट्रांसफर करने से रोका। आज वो सेवाएं दे रहे हैं, ट्यूबवेल चला रहे हैं, लेकिन उनको मानदेय नहीं मिल रहा है। मैं सरकार से मांग करूंगा कि जहां जहां भी इस प्रकार का राजनीतिक भेदभाव हुआ है उन जनता जल योजनाओं को अनुमति देनी चाहिए और जितने भी जनता जल योजनाओं में संचालन संधारण कर रहे हैं, मानदेय पे लगे हैं, उनका भी मानदेय बढ़ाया जाना चाहिए। इन्होंने तो कहीं भी नहीं देखा। मेरे यहाँ ऐसे कहीं प्रकरण आए कि बड़ी बड़ी राइजिंग लाइनें चल रही है। अब राइजिंग लाइनों पर बड़े कनेक्शन लिए गए, टाँके भरे गए और टाँके भरने के बाद में जिनका पानी जाता था उनके हक्का टाँके में रोक करके उन्हीं को टैंकर से बेचा गया। लोगों को 1500 रुपये दे करके और टैंकर से पानी डलवाने के लिए मजबूर होना पड़ा। और जब हमने शिकायतें करी तो वहाँ के नेताओं ने कहा कि हमारा कांग्रेस का कार्यकर्ता आज पैसा नहीं कमाएगा तो कम कमाएगा। अब पेयजल को भी आपने कमाई का जरिया बना लिया। ये ठीक बात नहीं थी। कभी कोई अभियान चलाया नहीं, कभी जलदाय विभाग के पास में कोई विभाग में किसी प्रकार की सामग्री मिली नहीं, हैंडपंप मरम्मत अभियान चलाया नहीं। RO प्लांट जो आदरणीय वसुंधरा जी के समय में लगे थे गांव गांव, वो सारे बंद पड़े हैं। कोई O&M उसका किया नहीं, वापस उनको कोई चालू किया नहीं। तो पेयजल की भयंकर समस्या देखने के लिए मिली। और मैं आज हमारी भजनलाल सरकार को धन्यवाद दूंगा कि इन्होंने ERCP योजना लागू करी है। तो हम भी मांग करेंगे कि सबसे ज़्यादा पानी की समस्या कहीं है तो वो रेगिस्तानी इलाका पश्चिम राजस्थान में है और पश्चिम राजस्थान और मारवाड़ के लिए अगर कोई योजना स्वीकृत होनी चाहिए तो WRCP की योजना स्वीकृत होनी चाहिए, जिससे वहाँ पर पेयजल संकट का समाधान होगा और उनको सिंचाई के लिए भी पानी मिलेगा। इसके लिए भी हमारी भजनलाल सरकार ने 20,370 करोड़ की लागत की 6 परियोजनाओं को पूरा किया जाएगा। अमृत 2.0 योजना में कार्य होगा। नवीन नलकूप और हैंडपंप अगले 2 सालों में बनाए जाएंगे। तो पानी की समस्या का समाधान हमारी सरकार की प्राथमिकता है, जो ये सरकार करेगी। दूसरी समस्या हमारे यहाँ विद्युत की समस्या रही। मेरा मानना है कि चाहे पानी हो चाहे बिजली हो, सरकार की जिम्मेदारी बनती है। हम क्यों मांग करें? सरकार की जिम्मेदारी है कि पानी के जितने सोर्स है उनका सरकार सर्वे करे और उन समस्या का समाधान करे। वैसे ही बिजली में जब आदरणीय वसुंधरा जी की सरकार थी
तो उन्होंने एक नियम बना रखा था कि कभी ट्रांसफार्मर जलेगा तो 72 घंटे में बदला जाएगा, नहीं तो कर्मचारी और अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई होगी। 72 घंटे में बदलने की था। ये जब से कांग्रेस सरकार आई है, जब भी ट्रांसफार्मर जले गए तो स्टैंड बाई ट्रांसफार्मर नहीं मिलते थे, सामान नहीं मिलता था, 15 दिन पड़ा रहता था, महीने भर ट्रांसफार्मर वापस मिलता था नहीं। इस प्रकार की स्थिति थी और हालात ये कर दिए कि आपने कहीं भी कोई विद्युत भार का आप विरोध हो, मैं तो अभी बोला ही नहीं कभी, आप विरोध हो। अब क्या हो गया, अब क्या? इसलिए मैं निवेदन करना चाहूँगा कि कभी इन्होंने विद्युत भार का सर्वे तक नहीं किया। ये 400 केवी का जीएसएस चल रहा है, कितना भार हो गया। हमारे जोधपुर के आदरणीय अशोक जी गहलोत साहब गृह जिला था, मुख्यमंत्री थे, लेकिन 2 ही 400 केवी के जीएसएस काकानी में और सूरपुरा में। जोधपुर का इतना लोड बढ़ा कि दोनों में फॉल्ट आया, दोनों जले। और हमारे बालेश्वर में भी इतना विद्युत भार था, 132 में फॉल्ट आ गया। लोगों को 15 दिन तक 20-20 दिन तक बिजली नहीं मिली। इसलिए कहते हैं मारवाड़ी में, कोठे में आई तो खेड़ी में आई, कोठे में आएगा तभी खेड़ी में आएगा। इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि ये सारे जीएसएस सर्वे हो, 400 का है तो उसको 700 किया जाए, जहाँ 220 का है उसको 400 किया जाए, जो 132 का उसको 220 का लोड ज़्यादा है। और घरों में भी मैं कहना चाहूँगा कि जितने घरेलू ट्रांसफार्मर लगे हुए हैं और कनेक्शन देते गए, नया ट्रांसफार्मर दिया नहीं, विद्युत भार बढ़ गया, घरेलू ट्रांसफार्मर जलने लगे। आदरणीय वसुंधरा जी ने FRD फीडर रिन्यूअल प्रोग्राम चलाया था, जिसके अंदर 11 केवी लाइनें दुरुस्त करी थी, नए ट्रांसफार्मर लगाए थे, एक ट्रांसफार्मर का सर्वे किया था। केवल मेरे विधानसभा क्षेत्र में 13 से 18 में 800 ट्रांसफार्मर सिंगल फेज के लगे थे। तो ये जिम्मेवारी सरकार की बनती है। और मैं आज खास तौर से कहना चाहूँगा कि हमारी भजनलाल सरकार ने आगामी 10 वर्षों की कार्य योजना में विद्युत मांग का 6% बढ़ोतरी दर के अनुसार ऊर्जा उत्पादन की कार्य योजना तैयार करी है। और पिछले 5 सालों में जो उपभोक्ता थे जिनको घरेलू कनेक्शन लेने थे, उनको घरेलू कनेक्शन दिए नहीं। पहले तो हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना बना करके 500 रुपये डिमांड लिए, चाहे 100 पोल लगे, लेकिन उसका घर का कनेक्शन हुआ। लेकिन पिछले 5 साल में आपने 4000 डिमांड लगेगा, केबल आप दोगे नहीं, पोल आप दोगे नहीं, और केबल से कनेक्शन होगा, लोगों के कनेक्शन हुए नहीं। अब मैं भजनलाल सरकार को आभारी व्यक्त करना चाहूँगा कि उन्होंने बजट में घोषणा करी है कि 2 लाख कृषि 2 लाख घरेलू कनेक्शन दिए जाएंगे। अब किसानों के लिए भी आपने लास्ट बजट में घोषणा कर दी कि हम किसानों को कृषि कनेक्शन देंगे, लेकिन कृषि कनेक्शन की घोषणा तो कर दी, लेकिन सामान का टेंडर के ट्रांसफार्मर का टेंडर होगा, मटेरियल आएगा, टेंडर करना ही भूल गए। अब जब हमारी सरकार आई पता किया तो कहा साहब टेंडर ही नहीं है, ट्रांसफार्मर आ रहा नहीं, सामान आ रहा नहीं, उनके कनेक्शन हो रहे नहीं। तो समय पर ट्रांसफार्मर आए, लोगों किसानों को कृषि कनेक्शन मिले। इसलिए मेरा आग्रह रहेगा, हमारी भजनलाल सरकार ने घोषणा करी है कि हम किसानों को इस प्रकार से कृषि कनेक्शन देंगे। अब हमारी भजनलाल सरकार पहली बार इन्होंने घोषणा करी है कि 700 केवी के 6 जीएसएस बनाए जाएंगे। आपने कितने बनाए? आपने जवाब में जरूर बताएं। 400 केवी के 7, 200 केवी के 15, 132 केवी के 40, 33/11 केवी के 240 जीएसएस बनाए जाएंगे। साथ ही केंद्र सरकार की हमारी योजना है ग्रामीण पुनरुद्धार योजना RDSS, उस RDSS योजना में अब ये जो केबल के कनेक्शन लगे थे, LV केबल, AB केबल, ये धूप लगने से केबलें खराब हो गई, केबलें जल रही थी, शॉर्ट हो रही थी, लेकिन इनके समय में कोई केबलें विभाग में थी नहीं, बदली नहीं गई। वो हमारी बात, वो हमारा समय है, अब तो हमारा समय है। इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि अब RDSS में 33 केवी जीएसएस बनेंगे, साथ में ये केबलें बदली जाएगी, 11 केवी की लेने होगी, 33/11 केवी की लेने होगी, और साथ ही नए ट्रांसफार्मर जहाँ घरेलू कनेक्शन लगे हैं उनके ट्रांसफार्मर भी इसमें बदले जाएंगे। तो कहना चाहूँगा, मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, पंख से कुछ नहीं होता, हौसला से उड़ान होती है। इसलिए दोनों ही, चाहे पानी हो चाहे बिजली हो, ये पहला काम है जो गांव के लोगों की मांग है, और मुझे विश्वास है कि ये काम भी होगा। आप सब जानते हैं कि विकास सड़कों से होकर गुजरता है। पहली बार आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी साहब ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजनाओं के माध्यम से गाँव को जोड़ने का काम किया था। और आपको याद होगा कि पूरे हिंदुस्तान में आदरणीय वसुंधरा जी की राज में राजस्थान प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में प्रथम नंबर पे था, पहले नंबर पे था। और यही नहीं, जब पहले कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी, हाँ ठीक है, सरकार उस समय वसुंधरा जी की थी जिसकी बात मैं कर रहा हूं।
अरे बैठिए आप, माननीय सदस्य। आप बोले तो मैंने टोका ही नहीं माननीय आपको। सदस्य आपने फरमाया तो मैं नहीं बोला, इसलिए आप मेहरबानी करो। आप बैठिए। अरे उम्र का तो लिहाज करो। अब स्थिति ये हुई कि गत कांग्रेस की सरकार में ये सड़कों का नवीनीकरण करना भूल गए। मैं इनको पिछली सरकार को धन्यवाद भी देना चाहूंगा कि इन्होंने 250 तक की जनसंख्या के गांवों को जोड़ने की घोषणा करी कि 250 तक जनसंख्या जो 2011 में उनके गांवों को सड़कों से जोड़ा जाएगा। बैठे बैठे ना बोले। ये तो आपका सराहनीय घोषणा थी, लेकिन जब भी आप कोई काम करते हो तो उसमें राजनीतिक देश भावना और भेदभाव जरूर करते। और जब ये सड़कों की घोषणा हुई तो उसमें तय किया गया कि ये पूरा राजस्व गांव भारतीय जनता पार्टी को वोट देता है, इसलिए उन गांवों को सड़कों से जोड़ने से वंचित रखा। और आज कह सकता हूं कि 250 की जनसंख्या वाले गांव में मेरे विधानसभा क्षेत्र में आपने भेदभाव करते हुए 114 गांव आपने सड़कों से वंचित रखा। और ऐसे गांव जहां पर 8 किलोमीटर बननी थी उसमें 1 किलोमीटर, ऐसे 444 किलोमीटर कम लंबाई की सड़कें दी, जिससे राजस्व गांवों को लाभ नहीं मिला। अब सभी जगह सड़कों का काम होगा। सड़कों के खस्ता हालत हो गए। नई सड़कें आप बढ़ाना चाहते थे क्योंकि जनता के आपको वोट का लाभ मिले, लेकिन आज मैं कह सकता हूं कि सड़कों के खस्ता हाल है। सड़कों की स्थिति हो गई कि अब WBM बचा है, ना तो मूंगिया बचा है, ना कोई डामर बचा है। सड़क खड्डों में है या खड्डर सड़कों में है। ऐसे हालात हो गए वसुंधरा जी के समय में और अब बजला जी की सरकार में। चरणबद्ध तरीके से सीनियरिटी से वर्षवार सड़कों का नवीनीकरण होना चाहिए और वो होगा। इसके लिए शानदार बजट सड़कों में दिया है। अब हमारी बजला सरकार 5 वर्षों में 53,000 किलोमीटर सड़कों का निर्माण 60,000 करोड़ रुपए व्यय करेगी। इसके लिए मैं और सरकार से मांग भी करना चाहूँगा कि अब हमारी मांग है कि जो भी राजस्व गांव सड़कों से जुड़ने से वंचित रह गए हैं, अब उन सबको ले लो, जिससे किसी के साथ राजनीतिक भेदभाव नहीं हो और सबका साथ, सबका विकास और सर्वजन हिताय काम होना चाहिए। ये काम मेरा निवेदन है। दूसरा मेरा निवेदन है कि अब जितना भी बाहर है वो गांवों से शहरों की ओर पलायन कर रहे हैं और बाहर वहां बढ़ रहा है। चिकित्सा का बाहर भी अब जो जिला मुख्यालय है, जैसे हमारे यहाँ एम्स है और बड़े बड़े MDM हॉस्पिटल है महात्मा गांधी, वहाँ बहुत बाहर है, वहाँ पर बेड तक नहीं मिल रहे हैं। इसलिए हम चाहते हैं कि चिकित्सा की सुविधा गाँव में बढ़ाई जाए और गाँव में बढ़ाई जाए। इसलिए वहाँ पर एक नियम और नीति बना दें कि प्रत्येक पंचायत में उपस्वास्थ्य केंद्र होगा, 4 पंचायतों में एक PSC होगा और इस समूह के आधार पर CSC होगा। तो उसमें सारी सुविधाएं हो, डॉक्टर हो, स्टाफ हो, तब जाके वहाँ इलाज हो। तो मैं ये चाहूँगा कि अब हमारी बजला सरकार 27,660 करोड़ का प्रावधान कर चिकित्सा क्षेत्र में अमूलचूल परिवर्तन करने वाले हैं। 1-2 मिनट बस बात। मेरी सरकार से मांग है कि हमारे यहाँ भी उप स्वास्थ्य केंद्र को PSC में कनौड़िया, पुरीतान, बैलवा, खतरिया, उटांबर, सुड़किया तला, रायसर, भूंगरा, खिरजा, तिबड़ा, सुवाड़िया, बसवा, सुंडा, बोटलाई, पुरीतान, लोरता, असलावता, बावली, ठाडिया, बाड़ू, राजवा, दासानिया को PSC में बदले। दूसरा मेरा निवेदन यह है कि गांव में शिक्षा, 1-2 मिनट, मेरा निवेदन यह था कि आदरणीय वसुंधरा जी के राज में शिक्षा को एक नया मॉडल बनाया गया था राजस्थान को, जिसकी प्रशंसा पूरे हिंदुस्तान में हुई थी। वहां पर समय पर DPC हुई, CBO PO प्रणाली लागू की गई। प्रत्येक पंचायत पर पहले माध्यमिक हुई, उसके बाद में प्रत्येक पंचायत मुख्यालय पर उच्च माध्यमिक हुई। लेकिन आपके राज में तो जब शिक्षक सम्मेलन हुआ तो आदरणीय अशोक जी गहलोत साहब ने पूछा, शिक्षा मंत्री जी साथ बैठे थे, कि भाई क्या आपको शिक्षकों को स्थानांतरण के लिए पैसा देना पड़ता है? तो सारे शिक्षक खड़े हुए और कहा कि पैसा देना पड़ता है। वास्तव में सही बात है। कांग्रेस का राज आया और राज आने के बाद में जो सारे शिक्षक थे, विद्यालय में पढ़ाई बढ़िया चल रही थी और वहां नामांकन बढ़ा था। आपका राज आया और कांग्रेस सरकार को नारियल चढ़ाया और सारे शिक्षकों के पद रिक्त हो गए। आज वहां स्थितियां खराब। आपने अंग्रेजी माध्यम करना चाहिए, लेकिन पहले हमारे जो प्राइमरी विद्यालय मर्ज हुए, अब वहां खोल देते। जो हिंदी माध्यम बहुत अच्छी व्यवस्था चल रहे थे, जहाँ 700-800 का नामांकन था, वहाँ हालात खराब हो गए। अब वहाँ 6ठी में आप अंग्रेजी शिक्षा दे रहे हो। तो ये पहले आप अंग्रेजी माध्यम के इस आपको कोई मॉडल तो बनाना चाहिए कि इसमें हमारे अंग्रेजी माध्यम के शिक्षक आएंगे, वो करेंगे। तो ये हालात किए। अब राजकीय महाविद्यालय तो संविदा के माध्यम पे चल रहे हैं, एकल अध्यापक के शिक्षक के भरोसे चल रहे हैं। ये आपने हालात किए। अब अमूल स्वरूप परिवर्तन होगा। इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि EWS व निकाय में भी पंचायती राज का आरक्षण होना चाहिए।
साथ ही साथ मैं कहना चाहूंगा कि विराजे। अब समस्याओं का समाधान होगा। एक मेरी मांग है कि गायों का अनुदान जो 9 महीने से बढ़ाकर 12 महीना करना चाहिए, विकास में कोई कमी रहेगी नहीं। ऐसा विकास होगा कि जो लोग गांव छोड़ के गए हैं श्री वो हरिमोहन वापस शहर छोड़ के शर्मा। गांव आएंगे। नजर को बदलो तो नजारे बदल जाते हैं, सोच को बदलो तो सितारे बदल जाते हैं। कश्तियां बदलने की जरूरत नहीं, दिशाओं को बदलो तो किनारे खुद बदल जाते हैं। धन्यवाद सभापति महोदय। माननीय